Hello everyone, dear student. Welcome you all here. I am Ankita Singh and today we are going to start the first chapter of statistics of class 11th. आज हम 11th क्लास के स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। आपने स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट मैथ्स में पढ़ा होगा। मैथ्स में इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। ये एक सब्जेक्ट है जिसमें आपने जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व किए होंगे, मीन मीडियन मोड। तो ये जो सब्जेक्ट है इसमें भी इसी तरह के न्यूमेरिकल्स रहते हैं। मतलब ये सब्जेक्ट थ्योरेटिकल भी है, न्यूमेरिकल भी है, बट लेस थ्योरेटिकल एंड मोर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट इज़ दिस। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के बारे में आपने पढ़ा है। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र को कहते हैं और जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है 11th क्लास में उसके दो पार्ट्स हैं। 11th क्लास में हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। जैसे कि जब मैंने स्टार्ट किया था माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, तभी मैंने एक इंट्रोडक्शन आपको दिया था पूरा सिलेबस के बारे में, स्टैट्स के और माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या सिलेबस है 11th क्लास में, इसके बारे में एक इंट्रोडक्शन मैंने दिया था। तो उसमें हमने देखा कि इकोनॉमिक्स जो है ये पूरा ये टू सब्जेक्ट इसमें कंटेन है, एक स्टैटिस्टिक्स 11th क्लास में और माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये जो सब्जेक्ट है ये स्टडी करता है पूरा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की, क्या क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसके बारे में स्टडी करता है। जैसे कि हम लोग ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कि जो भी चीज़ें हैं, रिसोर्सेज को एलोकेट करना, और जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास, इकोनॉमिक इश्यूज जो होते हैं वो कैसे होते हैं, जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं वो कैसे होते हैं, स्केर्स रिसोर्स होते हैं, स्केर्सिटी होती है रिसोर्सेज की, और हमें अपने उनको यूज़ करना है, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग उनको यूज़ करना है, बट इन अ एफिशिएंट मैनर्स। ठीक है, स्कर्स रिसोर्सेज को हमें यूज़ करना है लेकिन एफिशिएंट मैनर्स में, ताकि वो फुल्ली यूटिलाइज हो सके और उनके बेस्ट अल्टरनेटिव यूजेस किए जा सकें। तो ये सब हमने देखा था। स्टैटिस्टिक्स क्या होती है? स्टैटिस्टिक्स एक ब्रांच है इकोनॉमिक्स की, जो कि ये न्यूमेरिकल फैक्ट्स और फिगर्स के साथ होती है। ठीक है, और ये जो है स्टैटिस्टिक्स, ये इसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं कोई भी डाटाज, जैसे हमारे पास जो भी डाटाज है उनका कलेक्शन करना, उनकी प्रेजेंटेशन, उनका एनालाइज करना, इंटरप्रिटेशन करना, उनका न्यूमेरिकल फैक्ट्स का, डाटाज का जो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड हो। मतलब स्टैटिस्टिक्स वही डाटाज का प्रेजेंटेशन, उनका कलेक्शन करती है जो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड हो। उनको अलग अलग प्रेजेंटेशन करना, मतलब टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करना न्यूमेरिकल फैक्ट्स को एक्सप्लेन करना, उनके डिस्क्रिप्शन करना, कंपैरिजन करना उनका न्यूमेरिकली एक्सप्रेस डाटा का, यही होता है। तो ये पूरा स्टडी करना, उसकी जो स्टडी होती है वो स्टैटिस्टिक्स कहलाती है। इसके बारे में हम डेफिनेशन आगे पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स की। उससे पहले हम बात करते हैं इस चैप्टर में क्या क्या कंटेंट है। जैसे कि चैप्टर हमें बताएगा कि ये इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स के क्या सिग्निफिकेंस है, क्या कॉन्सेप्ट है स्टैटिस्टिक्स का। तो हमें पता है इकोनॉमिक्स में हम लोग ने इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा। स्टैटिस्टिक्स में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके बारे में हम कंसीडर करेंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट ये कॉमर्स के, इकोनॉमिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं। सबसे पहले हम उनकी बात कर लेते हैं। जैसे कि आपने वर्ड सुना है कंज्यूमर। कंज्यूम जैसे कि वर्ड सुना है आपने कंज्यूमर। कंज्यूमर होता है, कौन होता है कंज्यूमर? अ कंज्यूमर इज़ वन हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट। तो इकोनॉमिक्स पूरा जो सब्जेक्ट है वो पूरी इकोनॉमिक प्रॉब्लम के ऊपर होता है। और स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स न्यूमेरिकल फैक्ट्स का कलेक्शन, उसका प्रेजेंटेशन होता है। तो यहाँ पे हम लोग कंज्यूमर और इन सब कुछ इकोनॉमिक टर्म्स की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सारी टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको ये सारी टर्म्स क्लियर हो जाएंगी तो आप इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम और स्टैटिस्टिक्स की प्रॉब्लम को भी अच्छे से हैंडल कर सकते हैं।
और ये सारी टर्म्स कभी कभी पूछी भी जाती है 1 मार्क्स के लिए। तो कंज्यूमर क्या होता है? वो पर्सन होता है जो कंज्यूम करता है गुड्स एंड सर्विसेज को अपनी नीड्स को सेटिस्फाइड करने के लिए। मतलब कि हम लोग जो हैं, हम लोग तरह तरह की चीज़ों का कंज्यूम करते हैं क्योंकि वो हमारी आवश्यकता होती है। तो अपनी हमारी जो नीड्स है, हमारी जो अर्ज है, हमारी जो आवश्यकता है उसको उसकी पूर्ति करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए हम लोग बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो जो पर्सन कंज्यूम करता है चीज़ों को, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे कि हमें अगर ज़रूरत है कि हमें कोई भी सामान की ज़रूरत है, जैसे कि मुझे अगर एक पेन चाहिए तो मुझे पेन चाहिए, मेरी वांट है वो पेन। वांट मतलब चाह, इच्छा। तो हमारी वांट है कि हमें पेन चाहिए, तो पेन हमारी नीड है क्योंकि हमें कुछ काम करना है तो हमें पेन की ज़रूरत है। तो वो पेन हमने ख़रीदा और उस पेन को ख़रीद के हमने उसका यूज़ किया, मतलब हमने उस पेन को ख़रीदा, बाय किया, उसके बाद उसको यूज़ किया, मतलब कंज्यूम किया हमने। तो हम उपभोक्ता हुए, हम कंज्यूमर हुए। जो कि यूज़ कर रहा है किसी चीज़ को, वो कंज्यूमर कहलाता है, अपनी नीड्स को सेटिस्फाइड करने के लिए। जैसे हमें खाने की ज़रूरत है, हमें भूख लगी है, तो भूख हमारी नीड है, अब उसको सेटिस्फाइड करने के लिए हमने खाना खा लिया, ठीक है। तो हम कंज्यूमर हैं जिसको भूख लगी है, मतलब भूख हमारी नीड है और हमने उस नीड को पूरा करने के लिए खाने को कंज्यूम किया। ओके, तो यहाँ पे क्या है, कंज्यूमर वो पर्सन होता है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज का उपभोग करता है अपनी नीड्स को सेटिस्फाइड करने के लिए, अपनी नीड्स को संतुष्ट करने के लिए। समझ में आया? नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ कंजप्शन? कंजप्शन क्या होता है? कंजप्शन जो वर्ड है वो कंज्यूम से ही बना हुआ है। देखिए क्या कहा गया है, कंजप्शन इज़ अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग अप यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ आवर वांट। यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स मीन्स इनहेरिटेंट कैपेसिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। कंजप्शन क्या होता है, जो कि कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज है, उसकी एक आवश्यकता, एक यूटिलिटी, तो आवश्यक वैल्यू उसकी जो है उसको यूज़ करना, ताकि हम डायरेक्टली यूज़ करना, ताकि अपनी अपनी जो डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन है, अपनी जो डायरेक्ट वांट है उसको सेटिस्फाइड कर सकें, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज की यूटिलिटी वैल्यू को, मतलब कि आवश्यक वैल्यू को एक समुचित वैल्यू को हम यूज़ करें, जिससे हम अपनी जो सेटिस्फैक्शन है, सॉरी वांट्स है, उसको सेटिस्फाइड कर सकें। हमारी जो इच्छा है, हमारी जो चाह है, ज़रूरत है, उसको हम सेटिस्फाइड करें। वांट जो वर्ड है यहाँ पे हमारी इच्छा के लिए यूज़ होता है। ये वर्ड बहुत बार आप पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में, इच्छा, चाह, अर्ज, ठीक है, नीड के लिए यूज़ होता है ये वर्ड। तो यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है, वो कैपेसिटी, वो पावर, ठीक है, जिससे हम अपने वांट्स को सेटिस्फाइड कर सकें। मतलब कि वांट सेटिस्फाइंग पावर इज़ कॉल्ड यूटिलिटी। समझ में आया? जो अपनी वांट या इच्छा को सेटिस्फाइड करने की जो पावर होती है, उसी को यूटिलिटी कहते हैं। तो यूटिलिटी एक ऐसी कैपेसिटी है गुड्स एंड सर्विसेज की, जिससे हम अपनी इच्छाओं को, अपनी ज़रूरतों को, अपनी अर्ज को, ह्यूमन अर्ज को हम पूरा कर सकते हैं, सेटिस्फाइड कर सकते हैं उसको। ओके, तो ये हो गया कंज्यूमर। कंज्यूमर मतलब कस्टमर, जो पर्सन जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, मतलब कस्टमर, जो इंसान कष्ट में रहता है वही कस्टमर होता है। मतलब कि कस्टमर ही है तभी कष्ट में है, ठीक है, क्योंकि कष्ट में है इसलिए कस्टमर है। और कष्ट है उसको, किसी चीज़ का ज़रूरत है उसको किसी चीज़ का, तब उसने कोई सामान ख़रीदा और अपनी नीड्स को सेटिस्फाइड किया। इसलिए कंज्यूमर एंड कस्टमर आर द सेम थिंग। हम ही लोग हैं, उपभोक्ता के लिए वर्ड यूज़ होता है। और इकोनॉमिक्स में हम लोग ये जितनी भी स्टडी करेंगे हम कंज्यूमर के ऊपर ही करेंगे। समझ में आया? और एक कंज्यूमर के हिसाब से, प्रोड्यूसर के हिसाब से हम सोचेंगे तो इकोनॉमिक्स समझ में आएगी। ओके डियर स्टूडेंट, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। यस, प्रोड्यूसर। आई नो दैट आपने ये वर्ड सुना होगा, प्रोड्यूसर क्या होता है, ठीक है। जैसे उपभोक्ता होता है कंज्यूमर,
मतलब कि सामान वस्तु को यूज़ करने वाला, जो उनको कंज्यूम करता है, उपभोग करता है, उसको उपभोक्ता कहते हैं। प्रोड्यूसर कौन है? जो प्रोड्यूस करता है, सामान को प्रोड्यूस करने वाला, मैन्युफैक्चर करने वाला, उसको बनाने वाला प्रोड्यूसर कहलाता है। अ प्रोड्यूसर इज़ वन हु प्रोड्यूस एंड और सेल गुड्स एंड सर्विसेज फॉर जनरेशन ऑफ इनकम। प्रोड्यूसर क्या होता है? एक ऐसा पर्सन होता है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है और उनको सेल करता है गुड्स एंड सर्विसेज को। क्यों? ताकि वो इनकम जनरेट कर सके अपनी। समझ में आया? कंज्यूमर क्या करता है? कंज्यूमर अपनी ज़रूरतों के लिए पैसे से वस्तुओं को ख़रीदता है ताकि वो अपनी सेटिस्फेक्शन कर सके, अपनी वांट्स को सेटिस्फाइड कर सके, अपनी जो वांट्स है उसको सेटिस्फाइड कर सके। इसीलिए जो कंज्यूमर होता है वो पैसे दे के चीज़ों का उपभोग करता है, और प्रोड्यूसर क्या है? चीज़ें बनाता है ताकि उसको पैसे मिल सके उसका। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज़ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या होता है? उत्पादन। ओके, जैसे प्रोड्यूसर जो होता है बनाने वाला, और वो जो प्रोसेस होता है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने का, उसको कहते हैं प्रोडक्शन। समझ में आया? जैसे कि कोई सामान जो बनाता है वो प्रोड्यूसर कहलाता है, और वो सामान बनाने का जो पूरा प्रोसेस है उसको प्रोडक्शन कहते हैं, मतलब कि उत्पादन। प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल थिंग्स। Things become useful as they acquired utility value in the process of production. ये जो प्रोडक्शन है वो क्या होता है? प्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रॉ मटेरियल को यूज़फुल थिंग्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसी को कहते हैं प्रोडक्शन। कोई भी रॉ मटेरियल का यूज़ करके हम फाइनिश प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस करते हैं, जो मतलब फाइनल हमारा आउटपुट होता है, वो प्रोडक्शन कहलाता है। सामान को बनाना, ओके, मैन्युफैक्चर करना, वो प्रोडक्शन है। समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ सेविंग। सेविंग क्या है? सेविंग का मतलब होता है बचत। सेविंग का मतलब क्या होता है? बचत। आप लोग बैंक में, आपने देखा होगा पेरेंट्स आपके बैंक में सेव करते हैं, बैंक में डिपॉजिट करते हैं लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए, सिक्योर करने के लिए फ्यूचर को, तो वो होती है बचत। बचत क्या होती है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ इनकम विच इज़ नॉट कंज्यूम्ड। ठीक है, एक ऐसा इनकम का पार्ट जो कि कंज्यूम नहीं किया जाता। सेविंग क्या होती है? इनकम का एक पार्ट जो कि कंज्यूम नहीं किया जाता। ओके, जैसे हमारी इनकम जो भी है उसका कुछ पर्सन जो कि हम बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर देते हैं, सेव कर देते हैं, मतलब कि डिपॉजिट कर देते हैं ताकि वो सेव रहे हमारे फ्यूचर के लिए, वो हमारी सेविंग होती है, वो इनकम का ही पार्ट होता है। सेविंग इज़ अ पार्ट ऑफ इनकम जो कि कंज्यूम नहीं किया जाता, जिसका यूज़ नहीं किया जाता, उसको जमा कर दिया जाता है फ्यूचर के लिए, वो बचत होती है। ठीक है, व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है निवेश। जैसे आपने कहीं पे पैसा लगा दिया, ठीक है, मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, किसी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर दिया। It is expenditure by producer on the purchase of such assets which help to generate income. ये एक इन्वेस्टमेंट होता है, ये एक एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? एक्सपेंस से एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो मतलब कि ये एक प्रोड्यूसर द्वारा किया हुआ खर्चा है जिसमें प्रोड्यूसर परचेज करता है कोई भी एसेट्स। एसेट्स मतलब संपत्ति। अच्छा, एसेट्स आप लोग एसेट्स अकाउंटेंसी में पढ़ेंगे। एसेट्स का मतलब होता है, क्योंकि ये नया वर्ड है आपके लिए, 11th क्लास में कॉमर्स का वर्ड है। एसेट्स का मतलब होता है कि संपत्ति। संपत्ति हमारी अलग अलग तरह की होती है। जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग हमारी संपत्ति है, एसेट्स है, ठीक है। बिल्डिंग के अंदर जैसे फर्नीचर है, वो भी हमारी संपत्ति है। लैंड है, लैंड भी एसेट्स है, वो भी हमारी संपत्ति है। कोई भी सामान जो वैल्यूएबल होगा वो सारी हमारी संपत्ति होती है, सारा सामान हमारी संपत्ति होती है, ठीक है। लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, ये सब एसेट्स होता है। लाइबिलिटी भी एक वर्ड आता है। लाइबिलिटी का मतलब होता है दायित्व, जिम्मेदारियाँ। तो लाइबिलिटी अलग चीज़ है, आप अकाउंटेंसी में दोनों चीज़ें पढ़ेंगे। तो एसेट्स मतलब कोई भी सामान खरीद, जैसे कि हमने लैंड खरीदा, किसी पर्सन ने ज़मीन खरीदी,
एक प्लॉट खरीदा, तो प्लॉट जो है, प्लॉट में उसने इन्वेस्टमेंट किया ना, प्लॉट में उसने एक्सपेंस किया, ठीक है, एक्सपेंडिचर किया, उसने खर्चा किया प्लॉट को खरीदने में। तो प्लॉट क्या है, उसकी संपत्ति बनी ना, और ये संपत्ति वो उसने खरीदी है ताकि उसको फ्यूचर में उससे बेनिफिट मिले। और आप सब लोग जानते हैं प्लॉट के जो दाम होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ये क्या है, ये हमारी एसेट्स है जो कि हमें इनकम जनरेट करने में हेल्प करेगी। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट एक तरह से एक्सपेंडिचर होता है प्रोड्यूसर के लिए, जो कि उसको आगे इनकम को जनरेट करते है वो, ठीक है। तो ये होता है इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अच्छा, ये जितने भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट चैप्टर का, और ये सब पूछा भी जाता है 1-1 मार्क्स के लिए। आप लोगों को अगर ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ये टर्म्स क्लियर होंगे, वैसे तो ये टर्म्स कभी ना कभी आपने कहीं ना कहीं लिखे होंगे, लेकिन एक्चुअल मायने में इसकी मीनिंग आपको कॉमर्स में समझ में आएगी। आपने जो सब्जेक्ट लिया है, जो आपने स्ट्रीम ली है, उसमें आपको ये वर्ड्स कॉमनली यूज़ होते हैं, ये समझ में आएगा। ये सारे वर्ड्स जो होते हैं बैंकिंग सेक्टर, कॉमर्स सेक्टर्स में, बिजनेस सेक्टर में नॉर्मल ही यूज़ किए जाते हैं, तो आपको इसके मतलब पता होने चाहिए। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था। इकोनॉमिक एक्टिविटी आपने बिजनेस में भी पढ़ा, और साथ ही साथ हमने माइक्रो में भी पढ़ा। तो माइक्रो में हमने पढ़ा था इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो कंसर्न होती है किसी भी वो उसमें मनी इन्वॉल्वमेंट होता है, पैसे कमाने के उद्देश्य से जो एक्टिविटी की जाती है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है, आर्थिक क्रियाकलाप। जैसे कि हम लोग, अर्थ का मतलब मनी ही होता है, ठीक है। ये जो अर्थशास्त्र है उसमें आर्थिक, जैसे मैंने वर्ड यूज़ किया, तो अर्थ का मतलब ही मनी होता है, मीन्स, ओके। तो यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो पैसे कमाने के लिए की जाती है। उसका उसका जो मेन एम होता है वही होता है कि वेल्थ को मैक्सिमाइज़ करना, ओके। और जैसे कि कोई भी डॉक्टर है तो वो अपने प्रोफेशन में है, वो कहीं काम कर रहा है, डॉक्टर, उसका क्लिनिक चल रहा है क्योंकि वो पैसे अर्न करना चाहता है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी ये कहलाती है जिसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट हो। सो डियर स्टूडेंट, ये हमने आज पढ़ा कि कुछ टर्म्स के बारे में, इकोनॉमिक टर्म्स के बारे में हमने देखा। ये सब आपको पता होना चाहिए कि ये सारी इकोनॉमिक टर्म्स क्या क्या होते हैं, इसके बारे में। नेक्स्ट एक और बहुत इम्पॉर्टेंट है, व्हाट इज़ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में स्टडी करता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स जो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्टडी करता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में, जैसे कि स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, और रिसोर्सेज के अल्टरनेट यूजेस के बारे में बात करता है। तो हम देखते हैं व्हाट इज़ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती क्या है, इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस or the problem of allocation of scarce resource to alternative uses arises on account of the fact that resources are scarce and these have alternative uses. ओके, तो यहाँ इकोनॉमिक प्रॉब्लम का क्या मतलब होता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब होता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। हम क्या कैसे रिसोर्सेज को चुनें। देखिए पूरे इकोनॉमिक्स में जो रिसोर्सेज हैं, जो हमारे संसाधन हैं, वो कैसे हैं, लिमिटेड हैं। रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड हैं, वो स्केर्सली अवेलेबल है, मतलब कि रिसोर्सेज की स्केर्सिटी है। स्केर्सिटी का मतलब होता है कमी, रिसोर्सेज की कमी है। तो हमें अपने जो भी रिसोर्सेज हम चुने, जिन रिसोर्सेज का भी हम यूज़ करें, वो रिसोर्सेज कैसे होने चाहिए, वो रिसोर्सेज मतलब कि इतनी अच्छी उनकी चॉइस होनी चाहिए जिससे हम ऐसे अच्छे रिसोर्सेज को चुन सकें जिनके अल्टरनेटिव यूजेस हो, मतलब कि एक यूज़ नहीं हो, एक से ज़्यादा यूज़ हो सकें। जैसे कि वाटर है, वाटर का यूज़ मल्टीपर्पज़ के लिए होता है। तो यहाँ पे जैसे वॉशिंग के लिए, कुकिंग के लिए, हर चीज़ के लिए वाटर की ज़रूरत है। तो यहाँ ऐसे रिसोर्स जिनका रीयूज़, मल्टीपल यूज़ हो सके, अल्टरनेटिव यूजेस हो सके, उन रिसोर्सेज को एफिशिएंटली एलोकेट करना, उनका यूज़ करना, प्लस ऐसे रिसोर्सेज का यूज़ करना जिनके अल्टरनेटिव यूजेस हों। तो ये होता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब होता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, चुनाव का प्रॉब्लम, ठीक है। प्रॉब्लम जो है वो चुनने की है, सही चुनने की। तो ये सारी जो स्टडी है वो इकोनॉमिक्स में हम करेंगे।
सो स्टूडेंट, इस लेक्चर में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बताया जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इस चैप्टर के, और इसी चैप्टर के नहीं, आपको स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स दोनों में कॉमर्स का ये जो कुछ टर्म्स हैं, ये जो टर्म्स है ये बहुत पॉपुलरली नोन है और हर जगह इनका यूज़ होता है, तो आपको इनके बारे में पता होना ही चाहिए। इसी चैप्टर के नेक्स्ट वीडियोस मैं आपको अवेलेबल कराऊंगी, उसमें हम लोग इस चैप्टर का आगे का डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आप ये पूरा वीडियो अच्छे से समझिए, सारे टर्म्स को नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सारे टर्म्स से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको पता होना चाहिए 1 मार्क्स के लिए इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और डोंट फॉरगेट दैट वी आर गोइंग टू प्लान योर यूनिट टेस्ट ऑल्सो, online unit test, so be prepared for it. Okay dear student, thank you for watching, and see you next in the next video. Till then, bye bye, take care, but keep watching my channel, and those who have not subscribed it, kindly subscribe my channel, share it, like it, comment it also, show your presence in the comment box that you are present and watching my channel, and be in touch. Take care, bye bye.